हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। तो लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा, समझा और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। बहुत बढ़िया। लास्ट लेक्चर में ही मुझे बल्ब कंप्लीट करना था, लेकिन बल्ब रह गया। शायद टेस्ट में बल्ब के सवाल थे, मुझे याद नहीं है, बट कोई बात नहीं, सबके लिए एक ही चीज है। और अब पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, माफ करना। सर शायद क्यों बोल रहा, आपने टेस्ट नहीं बनाया था क्या? एक्चुअल में जो टीचर पढ़ाता है वो तो क्लास में कंटेंट देता ही है, डीपीपी देता ही है, चलो असाइनमेंट भी देता है। टेस्ट उसको नहीं बनाना चाहिए। मैं नहीं बनाया टेस्ट, और बनाना भी नहीं चाहिए। रीजन समझो कि अगर टीचर ही बनाएगा तो वही चीज दे देगा ना जो पढ़ाया है। टीचर ना बनाए और फिर टीचर के पढ़ाए हुए ही सवाल आ जाए, तब मजा है। दूसरी बात, टीचर को पता भी नहीं होना चाहिए कि टेस्ट में क्या आएगा, लेकिन हाँ कोई नीट रिलेवेंट पेपर बना दे और मुझे पता भी ना हो, टीचर्स को पता भी ना हो, तब असली मजा है। तब जब तुम्हें सारे सवाल नोट्स में से मिलेंगे तब तो कॉन्फिडेंस आएगा। नीट का पेपर मैं थोड़ी ना बनाऊंगा यार नीट का पेपर मैं थोड़ी ना बनाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट ये समझेंगे। उससे पहले एक होमवर्क दिया था, वो मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होगा लेक्चर का, मैं कोशिश करूंगा 1-1.25 घंटे के अंदर ही लेक्चर को रखूं, ठीक है ना। रीजन है लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इफेक्टिव पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा लोड ना हो जाए, इसलिए जरूरी है 1 से 1.25 घंटा मैक्सिमम। तो पहले एक होमवर्क दिया था वो करा दूंगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट को कराऊंगा, वो क्या होता है। हीट लॉस के कंसेप्ट को पर समझेंगे, और फिर हम आएंगे बल्ब पे। आखिर बल्ब क्या है, बल्ब में पावर लॉस कैसे होता है, इन सब चीजों को समझेंगे। तो ये रहा सवाल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि टू अनइक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बाय अ आइडेंटिकल बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यही है सवाल। टू अनइक्वल रेसिस्टेंस R1 एंड R2, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस R1 अलग अलग रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस टू आइडेंटिकल बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस R. Can the thermal energy develop in R1 and R2 be equal? If yes, then find condition. ये थर्मल एनर्जी है, लेकिन हमने आपसे पूछा था कि पावर लॉस। Can the power loss developed in R1 and R2? Can the power developed across R1 and R2 will be equal? थोड़ी देर में आ जाएगा समझ, थर्मल एनर्जी एंड पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर पहली बात तो ये कि बैटरी तो चलो समझ लिया सेम है। अब एक ही बैटरी अलग अलग रेसिस्टेंस में सेम पावर कैसे ड्रॉप करेगा? जब बैटरी सेम रेसिस्टेंस अलग, तो पावर अलग ही होना चाहिए ना। सेम बैटरी है, और अलग अलग रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तो पावर लॉस सेम कैसे होगा? आइए देखते हैं। अब इस बैटरी से कितना करंट जाएगा ये निकाल सकते हो I1 इस सर्किट में। हाँ देखो, ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखो कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r। ईएमएफ टोटल इस बैटरी ने यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना दिया E, और स्मॉल और कैपिटल R टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल और कैपिटल R1। इस करंट के वजह से इसमें कितना पावर लॉस होगा? P1 इज इक्वल टू I1 का होल स्क्वायर R1, ये पावर लॉस का फॉर्मूला है। तो E डिवाइडेड बाई R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R1, ये P1 आ गया। अब ये बैटरी इस R2 रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कराएगा? ऐसे करंट फ्लो कराएगा, और उस करंट की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ E बटा R2 प्लस स्मॉल r। इसमें जो पावर लॉस होगा P2, वो कितना होगा? तो सर पावर लॉस I2 का होल स्क्वायर, मान लो I2 करंट है, इंटू R2। I2 की वैल्यू बोलो, E बटा R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R2। अब आपने बोला कि पावर लॉस दोनों में क्या है? सेम है, तो पावर लॉस को इक्वल कर दीजिए। यही तो है, कैन पावर लॉस इक्वल, तो इक्वल करके कंडीशन देखते हैं। दोनों के पावर लॉस को आराम से बराबर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या था ये? E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू E बटा R2 प्लस स्मॉल r इंटू R2। यही था, यस। दोनों तरफ देखोगे स्क्वायर था, दोनों तरफ देखोगे पूरे टर्म का होल स्क्वायर है, मतलब ऊपर स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर आएगा, इधर भी ये स्क्वायर आएगा, तो कट जाएगा। हाँ यहां पर क्या बनेगा सर? ऊपर R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर अकेला R2 देखो ये ब्रैकेट के बाहर था, बटा R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब एक काम करोगे, दोनों तरफ रूट लगा दो,
दोनों तरफ आइडेंटिकल ऑपरेशन तो हम कर ही सकते हैं, दोनों तरफ हम एक्स्ट्रा रूट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो रूट लगाओगे तो ऊपर में हो जाएगा रूट R1, देखो ना रूट अंडर R1, और नीचे रूट करोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस स्मॉल आर आएगा इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा रूट R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। हमें कंडीशन निकालना है, R1 R2 स्मॉल आर के बीच में रिलेशन निकालना है। एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा रूट R1 इंटू R2 प्लस स्मॉल आर रूट R1, कोई दिक्कत, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 रूट R2 प्लस रूट R2 स्मॉल आर, रूट R2 स्मॉल आर, क्लियर है। अब इस स्मॉल आर वाले टर्म को एक साथ ले जाओ, तो ये स्मॉल आर वाला टर्म एक साथ ले जाओ, तो उधर था स्मॉल आर रूट R1, स्मॉल आर रूट R1, इसको उधर ले जाओगे, माइनस स्मॉल आर रूट R2 इज इक्वल टू R1 रूट R2, R1 रूट R2, और ये इधर ले जाओ, और तो R2 रूट R1 माइनस हो जाएगा R2 रूट R1। अब क्या करें, यहां से स्मॉल आर कॉमन निकालो, स्मॉल आर कॉमन निकालोगे तो ये होगा रूट R1 माइनस रूट R2 इज इक्वल टू, इधर से रूट अंडर R1 और रूट अंडर R2 कॉमन निकालो। सर ये क्या तरीका निकालने का है ना, रूट अंडर R1 रूट अंडर R2 कॉमन निकालो, तो रूट R2 है वो तो सीधा चला जाएगा, ये तो पूरा R1 था, हाँ तो R1 को लिख सकते हो रूट R1 R बराबर आप लिख सकते हो रूट R इंटू रूट R। तो अगर R को लिखूंगा रूट R1 को लिखूंगा रूट R1 तो रूट R1 बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, रूट अंडर R1। यहां से रूट R1 बाहर गया ये देखो, और R2 पूरा है, तो इंदर बचेगा रूट R2। सर इतना दिमाग हम कहां लगा पाते, हाँ मैं भी नहीं लगा पाया था जब मैंने पहली बार इसको सॉल्व किया था, तो पहली बार सॉल्व किया था तो मैं भी नहीं लगा पाया था। तो सर क्या करें, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लो इस सवाल का, इतना कैलकुलेशन नीट में आता भी नहीं है, अच्छा सवाल है। R रूट R1 माइनस रूट R2, इधर क्या बना रूट R1 माइनस रूट R2, देखो ये कॉमन कट गया, तो स्मॉल r बराबर आया रूट अंडर R1 इंटू R2, प्रोडक्ट है ना दोनों रूट में, ये रिलेशन आया। अगर स्मॉल r बराबर रूट अंडर R1 R2 है तो दोनों ही एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में पावर लॉस सेम होगा, ये कंडीशन आया, ये कंडीशन आया, ठीक है। नेक्स्ट आइए समझते हैं एक चीज और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम पैसा किस बात का देते हैं, किस चीज का देते हैं। वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, तुम अंग्रेजी में लिख लो, वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए पे करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए पे करते हैं, बताइए, गेस करिए। करंट जो हमारे घर में आता है क्या हम उसका पैसा देते हैं, नहीं। जो हमारे घर में वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज सप्लाई होता है क्या उसका पैसा देते हैं, नहीं। क्या हम एनर्जी का पैसा देते हैं कि पावर का पैसा देते हैं, तो मुझे लगेगा सर पावर ड्रॉप होगा उसी से तो हमारा बल्ब चलेगा या घर में इलेक्ट्रिसिटी से टीवी चलेगा या फैन चलेगा या एसी चलेगा, नहीं, हम पैसा देते हैं एनर्जी का, कि टोटल एनर्जी कितना आ रहा है। पावर लॉस एक्चुअल में क्या होता है समझना, ये तुम पावर लिख रहे हो VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बट R, वॉट में यूनिट इसका क्या होता है वॉट, ये जो कैलकुलेट कर रहे हो वॉट, ये है क्या, ये है टोटल एनर्जी लॉस पर सेकेंड। अरे भाई पावर होता है DE/dt, एनर्जी स्पेंड पर सेकेंड, रेट ऑफ एनर्जी लॉस, रेट ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस किस रेट से एनर्जी लॉस हो रहा है उसको कहते हैं पावर। क्या वॉट को, पावर का यूनिट वॉट है, एनर्जी का जूल पर सेकेंड, क्या आप कह सकते हैं वॉट इज जूल पर सेकेंड, ये सही तो है। पावर एक्चुअल में होता है रेट ऑफ एनर्जी लॉस, पर सेकेंड कितना एनर्जी लॉस हो रहा है उसको कहते हैं पावर। अगर मान लो यहां पे पावर कांस्टेंट हो, क्या हो बेटा ध्यान सुनना, पावर कांस्टेंट हो तो P को हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी लॉस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। हाँ, टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम को हम कहते हैं पावर। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर हो जाएगा P इंटू टी। P इज व्हाट, टोटल एनर्जी लॉस पर सेकेंड, इसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी लॉस होगा। पावर का यूनिट वॉट होता है, पावर का यूनिट क्या होता है वॉट होता है, वॉट इंटू सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एनर्जी।
हम जो बिल आता है हमारे पास उसमें लिखा होता है कितना किलोवाट आवर यूज किया है, तो एक्चुअल में हम किलोवाट में मेजर करते हैं। तो पावर का किलोवाट मतलब 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किलो वोट पर आवर एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हम एक यूनिट से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं 1000 वोट अगर यूज कर रहे हो तो 1000 वोट इंटू 1 घंटा। 1000 वोट अगर पर सेकेंड आपका यूज हो रहा है तो उसको 1 घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वोट अगर 1 घंटे तक लॉस हुआ, पावर क्या होता है? एनर्जी लॉस पर सेकेंड। पावर होता है बेटा एनर्जी लॉस पर सेकेंड। तो अगर 1000 वोट पर सेकेंड एनर्जी यूज हो रहा है, अब उसको 1 घंटे तक यूज करोगे तब जाके 1 यूनिट बनता है, और उस 1 यूनिट का हम पैसा देते हैं, जो भी 10 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए। सर हम कहा जानेंगे, हम तो लक्सी फंसा के काम चला रहे हैं, बिजली चोर कहीं का। पढ़ ले ढंग से, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा। कम से कम बिजली बिल ढंग से आता तेरे घर में, इलेक्ट्रिसिटी ढंग का यूज करता, बिल आता, बिल में पड़ता तो समझ आता ना किलोवाट आवर क्या होता है। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस सिंपल सी बात समझ कि पावर भी एनर्जी ही है लेकिन 1 सेकेंड का एनर्जी है। पावर भी क्या है? एनर्जी है, लेकिन क्या है? 1 सेकेंड का एनर्जी है। 1 सेकेंड में जो एनर्जी लॉस होगा उसको कहेंगे पावर, 1 सेकेंड में जो एनर्जी लॉस होगा उसको कहेंगे पावर। तो टोटल टाइम में कितना हुआ? पीटी कॉल्ड एनर्जी। सर बहुत बढ़िया। तो हम किस चीज का पैसा देते हैं? एनर्जी का पैसा देते हैं। हम डिफाइन करते हैं 1 यूनिट, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट पर आवर इनटू आवर, सॉरी। ठीक है, चलो तो आओ समझे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है। सिंपल सी बात है, पावर को हम लिखते हैं डीई बाई डी टी। तो डीई क्या हो जाएगा? सर डीई हो जाएगा पी इंटू डी टी। अब यहां पे पावर को आप क्या लिख सकते हैं? सर पावर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। सर पावर तो ये रहा। सर वी आई भी लिख सकते हो, हाँ वी आई भी लिख सकते हो। आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, हाँ आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। या वी स्क्वायर वी आर भी लिख सकते हो, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यही तो पावर है। पावर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। हम आई स्क्वायर आर क्यों लिख रहे हैं? करंट के टर्म से लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस आर है ना, रेसिस्टेंस आर है, तो पी को लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू डी टी बराबर डीई। ये आएगा फॉर्मूला। अच्छा, अगर मान लो कि करंट तुम्हारा कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट है, कैसा है? कांस्टेंट करंट है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, डीई बराबर है बेटा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। सर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इधर इंटीग्रेशन होगा डी का और इधर होगा सिंपल डी टी का। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस तो ऐसे भी वायर का कांस्टेंट होता है, जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस तो 10 ओम 20 ओम होगा, और करंट तुम बोल लो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो डीई का इंटीग्रेशन ई, टोटल एनर्जी लॉस ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी लॉस। एनर्जी यहां पे हीट के फॉर्म में लॉस होता है। एनर्जी लॉस जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वो हीट के फॉर्म में होता है, गर्म कर देता है उसको। तो टोटल हीट लॉस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, जिसको ई या एच दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तब जब करंट आपका क्या हो? कांस्टेंट हो। तब अगर करंट वेरिएबल है तो, अगर करंट वेरिएबल है तो सर अगर वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है, हर इंस्टेंट पे करंट अलग अलग है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डीई बराबर आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, ये पूरा इंटीग्रेशन होगा, उधर डी का इधर आई स्क्वायर आर टी का। सर डी का इंटीग्रेशन तो एनर्जी आ जाएगा, टोटल हीट लॉस या टोटल एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू आर तुम्हारा कांस्टेंट की तरफ बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर आई स्क्वायर डी टी आएगा, और यहां पे जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेट करके आएगी। तो कई बार आप यहां पे सवाल खड़े करते हैं कि सर कब इंटीग्रेशन करेंगे, कब डायरेक्ट निकालेंगे? तो जब कांस्टेंट करंट हो, जब कांस्टेंट करंट हो तो आप डायरेक्ट निकालेंगे आई स्क्वायर आर टी। जब आपका करंट वेरी कर रहा हो तो आई स्क्वायर इंटू डी टी करके निकालेंगे। आर तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। सर ये हमें याद कैसे रहेगा? बड़ा आसान है रे, बड़ा आसान है। एक बात बता, पावर का फॉर्मूला याद है तुम्हें? वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा। रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर सेकेंड, इसको कहते हैं पावर, सिंपल, डीई बाई डी टी, या रेट ऑफ वर्क डन dw by dt। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जितना वर्क करेगा वो एनर्जी में लॉस होगा।
तो P इज इक्वल टू डी बाई डी टी हम जानते हैं। ये फॉर्मूला अगर तुम जानते हो तो मेरा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, डी टी को यहां रख दो। तो डीई बराबर P इंटू डी टी, खत्म। सर P क्या, पी आई स्क्वायर आर, P आपका हो गया आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करोगे, अगर करंट वेरिएबल है और करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट करोगे। सर ये तो हमने जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट पढ़ा था यार 10th क्लास में, इतना मुश्किल तो नहीं था। वहां पे जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट बहुत आसानी से पढ़ाया गया था। वहां पे सिंपल बोला गया था कि मान लो एक रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसमें जो एनर्जी लॉस होगा, जो हीट लॉस होगा, इसमें जो हीट लॉस होगा, जो एनर्जी लॉस होगा करंट की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट होता है। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा लॉस होना चाहिए, इनफैक्ट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी होगा, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हीट लॉस होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होगा। क्यों सर, अगर आप 1 सेकेंड तक करंट फ्लो कराओगे तो कम एनर्जी लॉस होगा, 2 सेकेंड तक कराओगे तो ज्यादा होगा, जितनी देर तक करंट फ्लो कराते रहोगे उतना ज्यादा हीट लॉस होगा ना। हाँ, इस तीनों इक्वेशन को मिला दो तो E बराबर क्या आ गया, जही हीट बोल लो, H बराबर क्या आ गया सर, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो मैं कुछ और थोड़ी ना पढ़ा रहा था, यही तो पढ़ा रहा था। टोटल हीट लॉस एनर्जी लॉस क्या है, आई स्क्वायर आर टी। ओई तू बहुत आसान है, आई स्क्वायर आर टी। हाँ, फिर यहीं से डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ा है बेटा, 10th क्लास में इंटीग्रेशन नहीं बताया जाता, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका जो करंट फ्लो कर रहा था वो कांस्टेंट था, फिक्स करंट था। वेरिएबल करंट होगा तो क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। इसीलिए हमने क्या बोला कि रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज कॉल्ड पावर। तो डीई बराबर होगा पी इंटू डी टी। पी को रखा हमने आई स्क्वायर आर, पावर होता ही आई स्क्वायर आर, तो डी बराबर आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। सर आपने वी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं रखा, अगर तुम्हें वेरिएबल वोल्टेज दिया हो और फिर पावर पूछे तो वी स्क्वायर बी आर रखना, रखना वी स्क्वायर बी आर, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन एक थ्योरी में कोई ना कोई तो एक को उठाना ही था ना, ज्यादा सवाल इस पे बनता है, इसलिए आई स्क्वायर आर को उठाया। क्लियर है बेटा, अगर तुम्हें वोल्टेज ही गिवन है तो क्या करोगे, लिखो यहां पे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एक बात बताओ, आई स्क्वायर आर को हम क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर को हम क्या बोलते हैं सर, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या वी स्क्वायर बी आर भी, हाँ तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, वी स्क्वायर बी आर इंटू टी, और सवाल भी पूछा जाएगा इस पे, ऐसी बात नहीं है सर, सिंपल सी बात है। एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, पावर आई स्क्वायर आर इंटू टी, या वी स्क्वायर बी आर इंटू टी, या वी आई टी। सर इजी है, हाँ कांस्टेंट करंट हो तो, वेरिएबल हो तो इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है क्या बेटा बात, ये अच्छे समझ में आ गया। सवाल देखिए, करंट 2 एम्पियर, अब 2 एम्पियर करंट का फ्लो करना कांस्टेंट करंट का रिप्रेजेंटेशन है कि वेरिएबल करंट। सर 2 एम्पियर करंट तो कांस्टेंट करंट हुआ, 2 एम्पियर करंट कैसा करंट है, कांस्टेंट करंट है। देखिए यहां पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, फिक्स करंट है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा ये पूछा है, पावर नहीं पूछा है, एनर्जी पूछा है। तो एनर्जी को H से या E से किसी से भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर इंटू टी। सर वी स्क्वायर बी आर क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट करंट दिया है तो करंट वाला इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर बी आर इंटू टी, सॉरी आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई बोलो 2 का होल स्क्वायर, रेसिस्टेंस की वैल्यू 4, टाइम की वैल्यू 10, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 का 16, तो 160 जूल यूज होगा। क्या वॉट नहीं बेटा, एनर्जी है 160 जूल। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखो, रेसिस्टेंस तीनों में करंट फ्लो कर रहा है 2t। अब करंट 2 एम्पियर नहीं है, 2t एम्पियर है। 2t एम्पियर मतलब ये टाइम डिपेंडेंट करंट है, टाइम डिपेंडेंट करंट है, अलग अलग टाइम पे करंट अलग अलग फ्लो करेगा। अब बोला है फाइंड टोटल हीट लॉस इन रेसिस्टेंस इन 5 सेकेंड, इन रेसिस्टेंस इन 5 सेकेंड। अब क्या करोगे सर, छोटा सा एनर्जी लॉस लिखेंगे, हीट लॉस लिखेंगे, डीई बराबर आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। आई बोलो सर 2t है, आई की वैल्यू कितनी है 2t, तो आई की जगह पे रखोगे 2t का होल स्क्वायर। मुझे आया झुंझुनू, आई है तुम्हारा 2t, तो 2t का होल स्क्वायर r इंटू डी टी बराबर आएगा ये डीई। क्लियर है क्या, यस सर। अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, तो डीई तो टोटल एनर्जी आ जाएगा,
इज इक्वल टू, रेसिस्टेंस को पहले बाहर ले आओ, रेसिस्टेंस की वैल्यू सर 3 ओम है, हाँ तो रख दो ना 3 ओम, तो आर ले आओ, कांस्टेंट है ना रेसिस्टेंस तो 3, और 2t का होल स्क्वायर, तो क्या ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 4 भी कांस्टेंट की तरह बाहर, अंदर बचेगा t स्क्वायर इंटू डी टी। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे सर, इन 5 सेकेंड, मतलब 0 से 5, 4 3 12 बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 3 बाई 3, लिमिट रखेंगे 0 से 5 तक, 3 से कैंसिल करोगे ये 4, 4 टी के जगह पे रखोगे 5, 5 का क्यूब माइनस टी के जगह पे रखोगे 0, तो 0 ही आएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो 4 गुना 125, ये हो गया तुम्हारा 500 जूल, बता भाई, बिल्कुल सही है, तो 500 जूल एनर्जी लॉस हो रहा है। समझ में आया, एनर्जी और पावर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नीट 2016 थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, अगर एक बार में ना समझो तो कोई बात नहीं, कोशिश दोबारा करना, क्योंकि 2015, 16 और 17 3 साल ना नीट का पेपर मुश्किल आया था, ये मुश्किल सवाल है। क्या सवाल कह रहा है समझते हैं इसको एक बार। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस आर वेरीजेस विथ टाइम टी एज दिस, क्या है चार्ज, चार्ज गिवन है AT माइनस BT स्क्वायर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है क्या, हाँ dq बाई dt करंट होता है, AT का डिफरेंशिएशन करोगे तो A बाहर, T का डिफरेंशिएशन 1 माइनस B बाहर T स्क्वायर का 2T, तो 2BT, ये करंट आ गया, तो ये करंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन मान लेते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, इतना करंट फ्लो कर रहा है, वेयर A एंड B आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, देन टोटल हीट प्रोड्यूस इन R, टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर, तो सबसे पहली बात कि जो भी हीट प्रोड्यूस होगा रेसिस्टेंस में वो कांस्टेंट करंट से हो रहा है कि वेरिएबल करंट से हो रहा है, तो I बराबर A माइनस 2BT, वेरिएबल करंट से हो रहा है, देखो ना I बराबर A माइनस 2BT, टाइम डिपेंडेंट करंट है। ओके, अब टोटल हीट लॉस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि DE बराबर होगा I स्क्वायर R इंटू डी टी, बोला कि R में कितना हीट लॉस होगा, R की वैल्यू नहीं बताई तो R ही रहने देंगे, देखो आंसर भी R में, तो DE बराबर हो जाएगा बेटा I की वैल्यू A माइनस 2BT, A माइनस 2BT का होल स्क्वायर R इंटू डी टी, ये लिखेंगे क्या, हाँ जी सर, करंट को हम लिखेंगे A माइनस 2BT, A माइनस 2BT का होल स्क्वायर R इंटू डी टी, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, लेकिन कब तक, टाइम का तो कोई लिमिट दिया नहीं है, और डायरेक्टली टाइम के टर्म्स में आंसर तो है नहीं, अब बताओ, तो भाई लोअर लिमिट टाइम को 0 मान लेते हैं, टोटल हीट लॉस पूछा है तो स्टार्टिंग से लेते हैं, टाइम को 0 ले लेते हैं, 0 से ले कब तक, सबसे बड़ा सवाल यहां पे यही था, सोचो, तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई। सबसे पहली बात, चार्ज दिया हुआ है, टोटल हीट लॉस निकालने के लिए करंट चाहिए, I स्क्वायर आर डी टी होता है ना, आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी क्यों नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि करंट टाइम डिपेंडेंट है, तो छोटे से करंट आई स्क्वायर आर इंटू छोटे से टाइम डी टी में हीट लॉस निकालेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई की वैल्यू क्यू से डिफ्रेंशिएट करके आ गया, बहुत आसान है, क्यू दिया होता क्यू को डिफ्रेंशिएट करके आई आ गया, डन। सर अब क्या करें कुछ तो करना पड़ेगा, सोचो सर, यहां पर जो आपका करंट है, जब तक करंट फ्लो करेगा तभी तक हीट लॉस होगा, हाँ करंट कब तक फ्लो करेगा ये निकाल लो, ये सही तरीका है। अब करंट कब तक फ्लो करेगा, 0 से लेके कब तक करंट फ्लो करेगा, तो करंट को 0 रख दो और टाइम निकालो कब तक करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट ही 0 हो जाएगा तब तो हीट लॉस भी बंद हो जाएगा, तो आई को 0 रख के टाइम देखते हैं, तो 0 बराबर A माइनस 2BT, माइनस 2BT को उधर ले जाओगे, 2BT बराबर A, तो T बराबर आएगा A बाई 2B, ये टाइम आया, इतने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, बस हो गया खत्म कहानी। तो 0 से लेके A बाई 2B तक, D का तो इंटीग्रेशन E ही होगा, टोटल एनर्जी लॉस, हीट लॉस बराबर, अब A माइनस 2BT का होल स्क्वायर, R तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, A माइनस 2BT का होल स्क्वायर इंटू डी टी, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, लिमिट तो 0 से A बाई 2B तक रखेंगे टाइम का लिमिट, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर ये तो होल स्क्वायर है, पहले होल स्क्वायर खोल देते हैं, यही गलती किया था गूगल पे, बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया है, देख लेना सॉल्यूशन।
एक एक पेज का सॉल्यूशन है। मैं अगले एक लाइन में सवाल खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लगाऊंगा यहां पे आउटसाइड इनसाइड का रूल डिफरेंशिएशन का। a माइनस टू बीटी बेसिक मैथ का जो लेक्चर दिया उसमें देखना होगा। a माइनस टू बीटी का होल स्क्वायर, समथिंग का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो a माइनस टू बीटी को एज इट इज रखो, इसका इंटीग्रेशन होगा, समथिंग का स्क्वायर है तो समथिंग का पावर 2 था, तो समथिंग का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इनटू जो टाइम का कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो टी का मल्टीप्लायर है, टी का मल्टीप्लायर माइनस 2b, तो ये हो जाएगा माइनस 2b। देखो माइनस 2b, ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन। आर यहां पे एज इट इज पहले से बाहर था, रख दो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर बाहर, ये क्या होगा? a माइनस टू बी टी का पावर 3, a माइनस टू बी टी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस 6b, माइनस 6b आ गया। अब इसमें t के जगह पे लिमिट रखो। लिमिट कहां से कहां तक रखोगे? लिमिट रखोगे इनिशियल 0 और फाइनल रखोगे a बाई 2b। तो सबसे पहले a बाई 2b रखो t के जगह पे, r बाई 6b तो बाहर है, a बाई 2b के जगह पे सॉरी टाइम की जगह पे a बाई 2 रखो, तो टाइम यहां है, इसके जगह पे a बाई 2b रखो, तो a बाई 2b से 2b कटेगा तो a माइनस से 0 आएगा क्या? थोड़ा सुनो अच्छे से, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, अच्छा सवाल है। एनर्जी बराबर आ रहा r बटा माइनस 6b था, a माइनस 2b t का पावर क्यूब, और इसमें हमें लिमिट रखना है 0 से a बाई 2b तक। अब यहां पर रखो बेटा, टाइम की जगह पर रखो a बाई 2b रखो भाई, माइनस r डिवाइडेड बाई 6b, a माइनस 2b, टी की जगह पे क्या रखूंगा? a बाई 2b, ये अपर लिमिट रख दिया क्यूब, माइनस फिर टी की जगह पर लोअर लिमिट रखोगे 0, तो यह आएगा a माइनस 0 का पावर 3। क्लियर है? अरे भाई a माइनस 2bt का क्यूब है, तो इसको एज इट इज अपर लिमिट रखो ना, टी की जगह पर रखो a बाई 2b और टी की जगह पर रख दो 0। अगले स्टेप में ये करो, मैं तो रीराइट कर रहा था, अगले स्टेप में यही तो करोगे। a माइनस 2b टी का पावर क्यूब था, a माइनस 2b टी का पावर क्यूब, तो टी की जगह पर a बाई 2b रखो, यहां पे टी की जगह पर 0 रखो। अब देखो ध्यान से, 2b से 2b कट जाएगा, a माइनस a क्या हो गया सर? 0, a में से जाएगा 0, 0 का क्यूब 0, माइनस a माइनस 0 बचेगा a का क्यूब, तो यहां से आएगा माइनस a का क्यूब, तो माइनस r बाई 6b इंटू माइनस a क्यूब, माइनस से माइनस खत्म होगा, r a क्यूब डिवाइडेड बाई 6b, ये आएगा टोटल हीट लॉस, a r क्यूब डिवाइडेड बाई 6b। देखो r a क्यूब डिवाइडेड बाई 6b, r a क्यूब डिवाइडेड बाई 6b, r a क्यूब डिवाइडेड बाई 6b, ये है क्या? 6b नीचे है ना, 6b किसी में भी नहीं है, इसी में आया 6b, खत्म। समझ में आया बेटा? ये सवाल मुश्किल है, इसका सॉल्यूशन एक बार और देखो, और अगर तुम्हें ये मुश्किल लगे ना तो गूगल कर लेना फिर तुमको ये आसान लगने लगेगा, 200% आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, 200% आसान लगने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक केटल, भैया इलेक्ट्रिक केटल है, टेक्स 4 एम्पियर करंट। भाई इलेक्ट्रिक केटल सिंपल 4 एम्पियर करंट लेता है, कांस्टेंट करंट लेता है कि वेरिएबल? सर 4 एम्पियर तो कांस्टेंट करंट हो गया ना, 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट, वोल्टेज है उसका 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे 4 एम्पियर करंट ले रहा है। हमें पावर निकालने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पावर होता IB। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बॉयल 1 kg वाटर, 1 kg वाटर को बॉयल करना है फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग कितने पर होती है? फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो हमें 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को पहुंचाना है। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। पता था यार, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो पता है, तो कितना टाइम लेगा? तो पर सेकेंड जो एनर्जी लॉस होता है उसको कहते हैं पावर। पावर कितना लॉस हो रहा है? VI। पर सेकेंड कितना हो रहा है? VI। तो टी टाइम में कितना होगा? T। यही तो तुम्हारा एच हो गया, VIT। सर आज उसको और पढ़ाता, हाँ तो आर को पुट कर दो वहां पर, V बराबर
IR से R को पुट कर दो, V/I समझ आ जाएगा। तो ठीक है, तो VIT टोटल पावर लॉस हुआ टी टाइम में। 1 सेकेंड में पावर लॉस जो होता है उसको कहते हैं एनर्जी। तो 1 सेकेंड में पावर सॉरी 1 सेकेंड में जो एनर्जी लॉस होता है, 1 सेकेंड में जो एनर्जी लॉस होता है उसको कहते हैं पावर। तो 1 सेकेंड में इतना एनर्जी लॉस हुआ, तो टी टाइम में कितना होगा, इतना। और इतना ही एनर्जी हमें चाहिए 1 kg वाटर को 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए, मतलब MS डेल्टा टी। ये तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। हाँ सर, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा था, कम ही याद है लेकिन पढ़ा था। ठीक है, वोल्टेज बताइए 220, करंट बताइए 4 एम्पियर, टाइम बताइए t इज इक्वल टू 1000 सॉरी 1 kg है, ऐसा यूनिट में लिखिए क्योंकि इधर भी ऐसा यूनिट में। स्पेसिफिक हीट ऐसा यूनिट में होती है 4200 जूल पर kg, और ये हो गया आपका 80। तो ध्यान से सबसे पहले इस 0 को 0 से काट दीजिए, 4 को 8 काटेंगे तो 2 आएगा, सिंपल है ये तो यार। ठीक है, तो टाइम बराबर आ गया 4200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 22, इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट, ये क्यों कट गया, ये हो गया तुम्हारा 4200 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये सेकेंड में आएगा, ऐसा यूनिट है ना, सेकेंड में आएगा। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 1 सेकेंड बराबर क्या होता है 1 मिनट बाई 60। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 4200/11। अरे ऐसा यूनिट में सॉल्व किया तो ऐसा यूनिट में टाइम तो सेकंड में आएगा ना। 1 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 1/60 मिनट। तो 0 से एक और 0 काट दे, तो 6 से कैंसिल करोगे 36, 7 छक 42, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70/11। 70/11 क्या होगा, 11 बचे 65, 11 छक 66, 6 4 40 3 6.3 समथिंग, 6.3 मिनट। समझ में आया, इजी है। ओके, अच्छा कभी ये बताओ, कभी तुम बल्ब खरीदने गए हो मार्केट में? बल्ब जो सिंपल सा बल्ब होता है, बल्ब भाई ऐसा झोपड़ी में लगा के जो तुम पढ़ते हो, ऐसा बल्ब खरीदने गए हो कभी? ये बल्ब गए ही होगे, कभी ना कभी बल्ब तो खरीदा ही होगा जीवन में। तो जब बल्ब खरीदने तुम मार्केट जाते हो तो दुकानदार को क्या कहते हो, बताओ ईमानदारी से बताओ कि अगर बल्ब खरीदने तुम मार्केट गए तो दुकानदार से क्या कहते हो? बताओ, आराम से सोच के बताओ, दुकानदार से क्या कहते हो? भैया भैया बल्ब दे दो, तो भाई बल्ब तो 1000 तरीके के होते हैं, क्या बोलते हो? सर हम कहते हैं सस्ता वाला दे दो, सस्ता वाला। हाँ, कि घर वालों ने जितना पैसा दिया है उसमें से कुछ बचा के समोसा खाएंगे। समोसा जैसे आलू जैसे तो तुम्हारी खुद की शक्ल है, समोसा खाएगा चोर कहीं का। ऐसा काम कितने लोगों ने किया है। घर वालों ने बोला 100 रुपए दिए बल्ब खरीदने के लिए, दुकानदार को बोला एकदम सस्ते से सस्ता वाला बल्ब दे दो, सस्ते में काम हो जाएगा। 20 रुपए का बल्ब लाएंगे, बोलेंगे घर में कि 80 का रुपए का बल्ब आया है, बाकी का मार्जिन अपना। देख भाई, ये तो थी मजाक की बात, अब सीरियस बात करते हैं कि बल्ब खरीदने हम जाते हैं तो एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इतने वॉट का बल्ब दे दो, कुछ बोलते हैं 80 वॉट का बल्ब दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या? 0 वॉट का बल्ब दे दो, 100 वॉट का बल्ब दे दो, 40 वॉट का बल्ब दे दो, 80 वॉट का बल्ब दे दो, तो हम उसको बताते हैं पावर। और देखोगे ध्यान से तो पावर के साथ साथ वहां पे 220 वोल्ट भी जनरली मार्क्ड रहता है। तो असल में जब आप बल्ब खरीदते हो तो उस पर मोहर लगा होता है PR, VR। PR का मतलब है रेटेड पावर, रेटेड पावर, और VR का मतलब है रेटेड वोल्टेज। तो कुछ रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज का बल्ब होता है। लेकिन क्या वास्तविकता में जब दुकानदार तुम्हारे हाथ में बल्ब देता है तो क्या वो तुमको पावर देता है? पता क्या तुमको पावर देता है? बल्ब के साथ तूने वाला 80 वॉट का बल्ब दो, 20 वॉट का बल्ब दो, 40 वॉट का बल्ब दो, 100 वॉट का बल्ब दो, 50 वॉट का बल्ब दो, तो क्या तुम्हें पावर देता है? बल्ब मतलब पावर, बल्ब मतलब पावर। नहीं सर, पावर तो नहीं देता वो। बल्ब मतलब पावर थोड़ी ना लेके आता है तू।
क्या वो वोल्टेज देता है? नहीं, वोल्टेज भी नहीं देता। क्या तुम्हें करंट देता है? नहीं सर, करंट देगा तो झटका लगेगा, पावर देगा तो भी झटका लगेगा। अब बड़ा मिस्टीरियस है ये, यहां पे समझ गए तो बेटा बल्ब का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मजा आएगा तो बताना कि बल्ब का फील है। लिखा होता उस पर पावर, इवन बल्ब पे ही नहीं, चाहे तुम कोई भी चीज खरीदो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदो, उस पर लिखा होता है पावर। जैसे तुम केटल खरीदो ना पानी गर्म करने के लिए, उस पर भी लिखा होगा 1000 वाट। या तुम एसी खरीदो तो 1 किलोवाट का एसी है, 1.5 किलोवाट का एसी है, मतलब लिखा होता है पावर। तो क्या एसी लाने का मतलब तुम पावर लेके आ रहे हो? नहीं, वोल्टेज भी लिखा होता है। हाँ, जितने वोल्टेज पे वो काम करता है ना, कि इतने वोल्टेज पे वर्क करेगा। कुछ भी ले लो दुनिया में, कुछ भी खरीदोगे, जैसे मैं कंप्यूटर खरीदूं तो कंप्यूटर में भी लिखा होता है उसका रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। जैसे मान लो ये है, ये माइक का है, तो इस पर भी कहीं लिखा होगा पावर और इसका वोल्टेज। इस पर तो लिखा है 31,400, 31,400 का माइक है, हैं? हल्के में ले रहा था, 200 रुपए का माइक नहीं है ये, 31,000 रुपए का तो माइक है, वो सिर्फ ये वाला, बस ये वाला 31,000 का है, तार 38,000 का है, और ये 60,000 का। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा, गरीब आदमी भिखारी, सोच ही नहीं जाती तुम्हारी इतनी ऊंची। हाँ देखो, इस पर लिखा हुआ 20 वोट। छोटा लिखा हुआ है, वो तुम्हें दिखेगा नहीं, कहीं बड़े अक्षरों से लिखा हो तो मैं जरूर दिखाऊं। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देख लो, सब पे लिखा होता है कितने पावर, कितने वोल्टेज पर वो यूज होगा, कितना पावर ड्रॉप होगा। सब चीजों पर लिखा होता है, फ्रिज पर लिखा होता है, एसी पर लिखा होता है, कूलर पे लिखा होता है, फैन पे लिखा होता है, बल्ब पे लिखा होता है। तो क्या हम उतना पावर, उतना वोल्टेज लेके आते हैं क्या? नहीं। क्या लेके आते हैं? सिर्फ रेसिस्टेंस। उसी रेसिस्टेंस में तो हीट लॉस होता है, जिसको हम लाइट की तरह यूज करते हैं बल्ब हो तो, साउंड की तरह यूज करते हैं अगर टीवी हो तो। समझ गए? मतलब एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सर्किट होता है, सर्किट में मेजर क्या है? रेसिस्टेंस। उसी रेसिस्टेंस में तो हीट लॉस या पावर लॉस होगा। तो एक्चुअल में बल्ब इज नथिंग बट अ प्योर रेसिस्टेंस। बल्ब को आपको प्योर रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है। बल्ब इज नथिंग बट अ प्योर रेसिस्टेंस, प्योर रेसिस्टेंस है वो। तो फिर ये जो रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज होता है, इसका क्या मतलब है? रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज जो लिखा होता है हर इंस्ट्रूमेंट में, इसका मतलब क्या है फिर? रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज का क्या मतलब है? रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज का मतलब है कि हम इस रेसिस्टेंस में, जो रेसिस्टेंस बल्ब है, उस रेसिस्टेंस में अगर इतना वोल्टेज दोगे तो इतना पावर ड्रॉप होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम इतना पावर ड्रॉप होगा इतने वोल्टेज पे। अगर इससे कम दोगे तो कुछ कम पावर लॉस होगा। अगर वोल्टेज सप्लाई ही कम दोगे तो कम पावर लॉस होगा। इतना वोल्टेज दोगे तो इतना पावर लॉस होगा मैक्सिमम। अगर ज्यादा वोल्टेज दोगे तो फूट जाएगा, इससे ज्यादा पावर लॉस नहीं करा सकता। मतलब जो रेटेड पावर होता है, रेटेड वोल्टेज होता है, कह सकते हो ये मैक्सिमम पावर है इस मैक्सिमम वोल्टेज पर। ये उसकी लिमिट, उसकी औकात डिफाइन करके दिया जाता है कि इतना वोल्टेज जितना लिखा हुआ है ना, उतना वोल्टेज दोगे तो इतना मैक्सिमम पावर लॉस कराएगा। इससे कम दोगे तो कम लॉस कराएगा, इससे ज्यादा दोगे तो फूट जाएगा, मत देना। इसलिए तो बल्ब फ्यूज कर जाता है, कभी फूक जाता है। तो फूक क्यों गया भाई? उसकी औकात थी 220 वोल्ट की, अब 230 वोल्ट जैसे ही तुम दोगे इस बल्ब को, ब्रस्ट कर जाएगा। समझ आए? कोई चीज फूटता क्यों है, लिखा ये क्यों होता है, लेकिन दिया होता है, एक्चुअल में होता क्या है? सर आगे सवाल हो ना हो हमसे पता नहीं, लेकिन बल्ब तो समझ में आ गया कि प्योर रेसिस्टेंस है। लिखा होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है कि इतना दोगे तो इतना पावर लॉस मैक्सिमम कराएगा, मैक्सिमम क्षमता उसकी दी होती है। ओके, तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गई कि इतना यूज होगा। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो सुनो, हम जानते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज अगर इतना देता हूं तो मैक्सिमम पावर लॉस इतना होगा, तो उसकी रेसिस्टेंस कितनी रही होगी? तो P इज इक्वल टू, हम वी स्क्वायर पे यार जानते हैं फॉर्मूला। हाँ, ये उसका रेटेड पावर है इस रेटेड वोल्टेज पे, R4 रेटेड। तो क्या रेसिस्टेंस निकल जाएगा बल्ब का? हाँ, अगर मुझे ये पता है कि इतना वोल्टेज मैंने दिया तो इतना पावर लॉस हुआ, इतना वोल्टेज दूंगा तो इतना पावर लॉस हो जाएगा, तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर वी आर। तो यहां पर रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकल जाएगा। यस, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब
BULB बल्ब या एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस को यहां ले जाओ, पावर को नीचे लाओ, VR का होल स्क्वायर, रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा रेटेड पावर। मतलब जो मार्क्ड होता है, जो ठप्पा लगा होता है रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर का, उसका आप यूज कर सकते हैं बल्ब का रेसिस्टेंस निकालने के लिए न्यूमेरिकली। क्या यूज कर सकते हैं? बल्ब का रेसिस्टेंस निकालने के लिए न्यूमेरिकली। बल्ब का रेसिस्टेंस यहां पर ध्यान से देखिए, रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा रेटेड पावर होता है। आपको पता है नीट में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था, क्या टू बल्ब आर मार्क्ड 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, विच हैज द हाइयर रेसिस्टेंस, विच हैज द हाइयर रेसिस्टेंस। हाइयर रेसिस्टेंस किसका है बताइए? ये वाला पार्ट भी करेंगे, पहले हाइयर रेसिस्टेंस वाला कर लेते हैं। विच है वह हाइयर रेसिस्टेंस? सिंपल सवाल है। सवाल देखिए, नीट का पूछा हुआ डायरेक्ट सवाल है भाई, दिखा दूंगा कब पूछा था। सिंपल सवाल, टू बल्ब ऑफ मार्क्ड इतना वोल्ट और इतना वोल्टेज, इतना वोल्ट और इतना वोल्टेज, बीच है वह हाइयर रेसिस्टेंस। किस बल्ब का हाइयर रेसिस्टेंस है? तो एक्चुअल में वोल्टेज और पावर किसले में लिखा होता है बल्ब पे? कितना मैक्सिमम पावर लॉस कराएगा इतना वोल्टेज पे, ये वर्किंग वोल्टेज होता है। इससे कम दोगे तो भी काम कर जाएगा धीरे धीरे, ज्यादा दोगे तो फूट जाएगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब का फॉर्मूला या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला याद कर लो, वो होता है रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा रेटेड पावर। तो वोल्टेज तो दोनों का सेम है, 220 220, ये वाला टर्म तो सेम होगा। जिसका पावर ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, यहां पे पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट इज लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ 40 वोल्ट। बताओ मजा आया ये चीज? जिसका रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। इसका रेसिस्टेंस कम है, अच्छा मतलब हम 0 वाट का लाते उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और क्या। 0 वाट में भी देखो ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, कहने के लिए 0 वाट होता है लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम होता है लेकिन होता है। तो सर अगर 1 ओम हो रहा है तो असल में उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। 100 वाट का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा 50 वाट के कंपेयर में। अगर 50 25 10 वाट का बल्ब कंपेयर करते हो, 10 वाट का, 20 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का रेसिस्टेंस अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा इसका रेसिस्टेंस होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। 100 वाट का रेसिस्टेंस सबसे कम, सबसे ज्यादा होगा 10 वाट का रेसिस्टेंस। समझ में आया बेटा? सर कैसे? ये तो उल्टा लग रहा है, जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करने की क्षमता है उसकी उतना कम रेसिस्टेंस। हाँ भाई देखो ना, यही तो फॉर्मूला है। देखो ये रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर दिया, इतना वोल्टेज पे इतना पावर हो रहा है, नीचे बल्ब है, बल्ब को ऊपर ले जाएंगे, रेजिस्टेंस और बल्ब को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नीचे आएगा। तो ठीक है। अब मान लो रामलाल बेचारा गरीब आदमी, बहुत मुश्किल से 3-4 महीना खट के 12 बरसी खटन गया सी खट के लाएंगा बल्ब, 12 बरसी खटन गया सी खट के लाया बल्ब। रामलाल गाना गा रहा है, 12 बरसी खटन गया सी खट के लाया बल्ब। तो रामलाल 12 बरस खट के एक बल्ब लाया। अब मान लो रामलाल डॉक्टर बन गया और उसको जाना है अमेरिका पढ़ाई करने। सर सीधा अमेरिका? हाँ, रामलाल नीट वीट की बात नहीं करता, अमेरिका का नीट क्वालिफाई कर लिया रामलाल ने। रामलाल ने किसका नीट क्वालिफाई कर लिया? अमेरिका का नीट। अब रामलाल जा रहा है अमेरिका में, तो जो बल्ब खरीदा था उस बल्ब को अमेरिका ले गया रामलाल, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ युगांडा, यूएसयू। सर युगांडा? हाँ अमेरिका में ही तो है। अमेरिका क्या है? युगांडा का सिटी, अमेरिका इज द सिटी ऑफ युगांडा। तो यूएयू में गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ युगांडा, यूएसयू, यूएसयू में गया रामलाल। अब यूएसयू में जो सप्लाई होता है ना वोल्टेज, पूरे यूएसयू में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ युगांडा, यूएसयू, वहां पे जो वोल्टेज सप्लाई होता है ना 110 वोल्ट पे होता है। सप्लाई वोल्टेज वहां पे जो होता है सप्लाई, वो 110 वोल्ट पे होता है। यूएसए में भी इतना ही है। इंडिया में 220 वोल्ट पे सप्लाई करते हैं वोल्टेज। जो पावर स्टेशन होता है, सब स्टेशन होता है, जो सब स्टेशन होता है वो 220 वोल्ट पे पावर सप्लाई करता है। लेकिन अमेरिका में कितने पर होता है? 110 वोल्ट पे। तो अमेरिका में जाके बल्ब रामलाल ने लगा दिया, जैसे ही बल्ब लगाया तो बल्ब चमका। अब बताओ बल्ब इंडिया के
कंपेयर में ज्यादा चमकेगा, कम चमकेगा, कि फूट जाएगा? तो सुनो, पावर जो कंज्यूम्ड होता है, कंज्यूम्ड, वो होगा V सप्लाई का होल स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला है। गलत है तो बताओ भाई। कंज्यूम पावर कितना होगा? कोई भी रेसिस्टेंस R अगर हमें पता है, वोल्टेज के टर्म में लिखना है तो I स्क्वायर R लिख सकते हैं, करंट के टर्म्स में V स्क्वायर बाई R लिखेंगे। हाँ, तो कंज्यूम पावर V स्क्वायर बाई R। ओके, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना होता है? हमें पावर दिया होगा रेटेड और रेटेड वोल्टेज दिया होगा, तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को लिख सकते हैं VR का होल स्क्वायर बटा PR। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को लिखेंगे V रेटेड का होल स्क्वायर बटा PR। तो PR चला जाएगा ऊपर, PR चला जाएगा ऊपर, इंटू VS का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं तो कंज्यूम पावर हो जाएगा P रेटेड इंटू V सप्लाई बटा V रेटेड का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ सर सही है। अब निकालो रेटेड पावर कितना है। तो इसी बल्ब को ले गया था कि? हाँ, इसी बल्ब को ले गया था। तो रेटेड पावर है 80, रेटेड वोल्टेज है 220, तो रेटेड पावर है 80 वोल्ट। सप्लाई कितना किया? 110। रेटेड वोल्टेज कितना था? 220 का होल स्क्वायर, 0 से 0 होगा। 11 से 22 को काटोगे तो नीचे आएगा 2, 2 का होल स्क्वायर नीचे 4, 80 बटा 4 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। मतलब सिर्फ 1/4 चमकेगा। कंज्यूम कितना होगा? 1/4, 1/4 चमकेगा। मान लो यहां पे चमक इतनी है तो अमेरिका में जाके वो एकदम 1/4 चमकेगा, मतलब अंधेरा अंधेरा होगा, थोड़ा थोड़ा चमकेगा। बेचारा रामलाल परेशान, वो बोला कि अरे यार बल्ब लगता है रास्ते में खराब हो गया, कम चमक रहा, दू 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 कर रहा। अब रामलाल क्या करेगा? वहां पे एक नया बल्ब खरीदेगा। अब मान लो कि रामलाल डॉक्टर बन गया, अब वो यूएसए से इंडिया आ रहा। क्या कर रहा? यूएसए से इंडिया वापस आ रहा, इंडिया, यूएसयू से वापस आ रहा, और उसने जो बल्ब यूएसए में खरीदा था वो कैसा बल्ब रहा होगा? सर 110 वोल्ट पे काम करने वाला। अब वो आके इंडिया में बल्ब लगाएगा तो क्या होगा? सर इंडिया में जैसे ही बल्ब लगाएगा, बल्ब लगते ही फूट जाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि उस बल्ब की क्षमता थी, उस बल्ब की क्षमता थी 110 वोल्ट पे काम करने की, और सप्लाई 220 करोगे तो फूट जाएगा। अच्छा देखो क्या होता था कि पहले बाहर से ये आईफोन वगैरह मंगाते थे लोग, अमेरिका से, आज भी मंगाते हैं। तो एक्चुअल में इंडिया के लिए जो आईफोन बनता है और यूएसए के लिए जो आईफोन बनता है उसमें डिफरेंस है चार्जिंग यूनिट का। वो 110 वोल्ट पे चार्ज होता है, यहां पे 220 वोल्ट पे चार्ज होता है। तो यहां की चीज वहां ले जाओगे तो काम नहीं करेगा, वहां की चीज को यहां लाओगे तो फूट जाएगा। या जैसे वहां के आईफोन को, कोई अमेरिकन है, वो अमेरिकन अपना आईफोन को यहां के प्लग में लगा देगा तो उसका चार्जर गर्म हो जाएगा, फोन गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो सप्लाई 220 पे दे रहा, उसका बना 110 पे है। कई लोग ऐसा करते हैं, वहां का फोन यहां मंगा लेते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है। अरे बकलोल कहीं का, फिजिक्स का पी नहीं जानता है, ऐसे थोड़ी ना काम होगा। समझ में आ रहा थोड़ा? चलो, इस फॉर्मूले में थोड़ा डाउट है तो इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखो, कोई भी मान लो बल्ब है, ये बल्ब है मान ले, और इस बल्ब का रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर दिया है अपने को, पावर रेटेड एंड वोल्टेज रेटेड दिया, ये दिया, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज दिया है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको सप्लाई वोल्टेज देता हूं, सप्लाई वोल्टेज देता हूं, सप्लाई वोल्टेज देता हूं Vs, तो कंज्यूम पावर बताओ कितना होगा? कंज्यूम्ड पावर कितना होगा? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। इस बल्ब का रेटेड पावर PR, रेटेड वोल्टेज VR है। अगर मैं इसको सप्लाई वोल्टेज Vs दे रहा हूं तो कंज्यूम वोल्टेज कितना होगा, कंज्यूम पावर कितना होगा? तो देखो, P कंज्यूम्ड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना कंज्यूम करेगा वो डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा उसका रेसिस्टेंस। किसका? जो कंज्यूम कर रहा है उसका रेसिस्टेंस। अब हमें रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर एक्चुअल में न्यूमेरिकली दिया ही होता है रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बल्ब एक रेसिस्टेंस है। देते भले ये है इनडायरेक्टली, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देते ये है लेकिन असल में इसका होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना होता है? सर V रेटेड का होल स्क्वायर बटा P रेटेड, ये इसकी रेसिस्टेंस होगी।
तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब यहां रख दो, वी सप्लाई का होल स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या रखोगे, वी आर का होल स्क्वायर बटा पी रेटेड यहां आ जाएगा। तो बताओ क्या होगा, पी रेटेड इंटू वी एस बटा वी सप्लाई बटा वी रेटेड का होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा पी कंज्यूम। कंज्यूम पावर इज इक्वल टू होता है, कंज्यूम पावर इज इक्वल टू कंज्यूम है, कंज्यूम पावर होता है रेटेड पावर, कंज्यूम पावर होता है रेटेड पावर इंटू वी सप्लाई बटा वी आर का होल स्क्वायर। क्लियर है, डन है। चलिए सवाल देखिए नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब मार्क 20 वोल्ट एंड 200 वोल्ट is used in a circuit of supply voltage of 100 volt, then its power consume is, then मतलब पावर कंज्यूम ही है सर, इट्स पावर पूछा है भाई, तो ये क्या दिया है, बल्ब का पावर यहां दिया तो है, इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड का मतलब ये नहीं कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो क्यों दिया है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड इतना पावर इतना वोल्ट, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा रेटेड पावर। रेटेड वोल्टेज कितना है 200, तो 200 का होल स्क्वायर बटा रेटेड पावर 40 वोल्ट, ये आएगा तुम्हारा रेसिस्टेंस। कंज्यूम्ड क्या होता है सर, कंज्यूम पावर होता है सप्लाई का होल स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। सप्लाई बताओ कितना है 110, सॉरी 100 का होल स्क्वायर, देखो ना 100 का होल स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ये है 200 का होल स्क्वायर गुना 40, 00 से 00 कटेगा, सिंपल है 100 बटा 200 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, तो 40 बटा 4 10 वाट आएगा, सिंपल 10 वाट, ये आपका आंसर है। यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा 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 भरोसा है आप पर। ये क्या है भाई 2012 का सवाल, वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट, क्या लिखा है 220 वोल्ट एंड 100 वोट, ड्रॉप्स बाई 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, मतलब वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड इतना ड्रॉप्स बाई 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, देन परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाई विच पावर वुड डिक्रीज। आराम से अंग्रेजी का सवाल है ये, वास्तविकता में ये सवाल किस चीज का है, अंग्रेजी का है। इस सवाल को एक बार अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। Voltage across a bulb rated 220 volt and 100 watt. If voltage across a bulb rated 220 volt and 100 watt. Voltage across bulb, अंग्रेजी समझते हो ना, मेरा अंग्रेजी खुद कमजोर है तो मुझे भी लगता है कि बच्चों का भी कमजोर ही, हालांकि ज्यादातर बच्चों का कमजोर है। ये वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड इतना, मतलब इस पर लिखा है 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, ये रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर है, ये रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर है। वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, ये है बल्ब, ड्रॉप्स बाय 2.5%, मतलब डेल्टा वी बाई वी है आपका 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, मतलब जितना वैल्यू उसे 2.5% कम हो गया। देन परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाई विच पावर वुड बी डिक्रीज। सुनो, पी कंज्यूम इज इक्वल टू होता है पी रेटेड इंटू वी सप्लाई बटा वी रेटेड का होल स्क्वायर। अब इसमें से रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज तो कहीं नहीं जा रहा, हो तो कांस्टेंट है। हाँ, तो कंज्यूम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, अब यहां पे जो चेंज है वो 2.5% है, मतलब कम छोटा चेंज है। छोटे चेंज के लिए एरर एनालिसिस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा पी कंज्यूम बटा पी कंज्यूम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वीएस बटा वीएस, गुना 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, इधर भी 100 है, डेल्टा वी बटा वी गुना 100 2.5% है, डेल्टा वी एस बटा वी एस गुना 100 ये 2.5% है, तो 2 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 5%, कितना है 5%। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो। वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड इतना ड्रॉप्स बाई 2.5%, इट्स रेटेड वैल्यू देन परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाई विच पावर वुड डिक्रीज।
सिंपल है। और एरर में क्या होता है, चेंज ही तो निकालते हैं। छोटे चेंज के लिए आप एरर एनालिसिस का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं। करंट थ्रू द लैंप मार्क्ड इतना वोल्ट एंड इतना वोल्टेज इज, तो P इज इक्वल टू IV होता है। अगर पावर ड्रॉप है 50 वोल्ट, करंट इंटू वोल्टेज है 250 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5, I इज इक्वल टू 1/5, मतलब 0.2 एम्पियर। सिंपल है। कितना आसान है बताओ भाई, कितना आसान है बताओ। अच्छा, एक सवाल जो मुझे यहां पे करना है कि एक बल्ब है भाई, समझना जरा, ये बल्ब मैं बना भी नहीं पाता, ये बल्ब है, तुम लोग अच्छे से बना लेना। ये बल्ब है, ऐसा एक और बल्ब है, एकदम डिट्टो आइडेंटिकल, एकदम सेम, एकदम सेम। मतलब इसका रेटेड पावर मैं मान लेता हूं P, सिंपल मान लेता हूं ना 100 वोल्ट, 100 वोल्ट 220 वोल्ट, और इसका रेटेड पावर मान लेता हूं 100 वोल्ट 220 वोल्ट, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब था। दोनों बल्ब एकदम क्या है, आइडेंटिकल है। 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 100 वोल्ट 220 वोल्ट। अब इस दोनों बल्ब को मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल ऐसे जोड़ रहा हूं, इसको इसके साथ जोड़ दिया, और फिर एक तार लेके ऐसे एक बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक बल्ब लगाया, उसके बाद दूसरा बल्ब लगा दिया, और यहां पे जो मैंने वोल्टेज लगाया है वो खुद 220 वोल्ट लगाया है। आराम से समझना, कितना लगा है, 220 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, ईएमएफ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220। अब मुझे बताओ, क्या ये बल्ब पावर कंज्यूम 100 वाट करेगा क्या? ये जो बल्ब है आपका B1 और ये बल्ब है B2, इज B1 एंड B2, सिर्फ इतना बताना है, ज्यादा नहीं बताना, इज B1 एंड B2 विल कंज्यूम 100 वोट पावर, यस और नो, सिर्फ इतना बताना है भाई, मजा आ जाएगा, हां या ना। तो सर आपने बल्ब को सीरीज में लगाया, बल्ब को बल्ब की तरह ट्रीट मत करो, एक रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करो। यह इंफॉर्मेशन का मतलब नहीं है कि बल्ब में इतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा या इतना पावर आएगा, यह मैक्सिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर इतना देगा। यह गिवन ही होता है इसकी औकात बताने के लिए। इसकी औकात है 100 वॉट तक, यह 10 वॉट भी करा सकता है। अगर एक बल्ब है और इसका 100 वोल्ट रेटेड पावर है और 220 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है, तो क्या अपने आप 100 वोल्ट दे देगा क्या? अपने आप थोड़ी ना दे देगा भाई, यहां पे सप्लाई दोगे। अब मान लो तुम सप्लाई दे रहे हो 10 वोल्ट का, तो कितना चमकेगा, एकदम लिलू लिलू चमकेगा, टिम टिम करेगा। 20 वोल्ट दोगे थोड़ा ज्यादा चमकेगा, 40 वोल्ट दोगे थोड़ा ज्यादा चमकेगा, 100 वोल्ट दोगे थोड़ा और ज्यादा चमकेगा, 150 दोगे तो चमकेगा, लेकिन अपनी मैक्सिमम औकात पे नहीं गया है, क्योंकि सप्लाई 150 वोल्ट दे रहे हो तुम। 200 वोल्ट दोगे तो थोड़ा और ज्यादा चमकेगा, 220 वोल्ट दोगे अगर सप्लाई, तो मैक्सिमम छहने की क्षमता 220 हो गई, तब ये 100 वाट के बराबर चमकेगा। और जैसे ही 221 वोल्ट आपने दे दिया, 221 वोल्ट दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया, 221 वोल्ट, ये फूट जाएगा। समझिए? तो इसका क्या मतलब होता है सर? दिस इज ओनली गिवन टू कैलकुलेट रेसिस्टेंस, दैट्स ऑल, ओनली गिवन टू कैलकुलेट रेसिस्टेंस। हम इसको हटा के यहां पे एक रेसिस्टेंस मान ले R, यहां पे एक रेसिस्टेंस मान ले R, दोनों को RR क्यों मान रहा हूं? क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब है, डिट्टो एकदम, 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा। हाँ, अब बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर लॉस होता है, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो पोटेंशियल ड्रॉप का सम, मतलब V1 एंड V2, इन दोनों को पोटेंशियल का सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूं V1 प्लस V2 बराबर 220 वोल्ट। यहां पर जो एक्चुअल में पावर ड्रॉप होगा, एक्चुअल में जो पावर ड्रॉप होगा भाई, दो रेजिस्टेंस सीरीज में मानेंगे, तो जो भी पावर ड्रॉप होगा यहां पे और यहां पे, इन दोनों का सम 220 के बराबर आएगा। क्या V1 बराबर V2 होगा? हाँ, क्योंकि आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, करंट जो भी जाएगा दोनों में सेम आएगा, तो पावर ड्रॉप सेम। तो आप कह सकते हो कि 2V1 बराबर 220, तो V1 बराबर 110 वोल्ट ओनली। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पहले बल्ब में, वो सिर्फ
110 वोल्ट है। इसका क्या मतलब समझोगे सर? मतलब समझेंगे कि मैक्सिमम क्षमता तो 220 वोल्ट की साइन की है, 110 का ही सप्लाई है, मतलब आधा वोल्टेज सप्लाई कर रहा है अपन, तो पावर लॉस 100 वॉट नहीं होगा, ये आपका नो आएगा। B1 विल बी कंज्यूम 100 वोट पावर, नो नो। कितना कंज्यूम करेगा? तो सर फॉर, अगर बल्ब हम फॉर B1 देखते हैं तो पावर कंज्यूम बराबर P रेटेड V सप्लाई बटा V रेटेड का होल स्क्वायर। पावर रेटेड कितना था? 100 वोट। सप्लाई बोलो सर 110, रेटेड बोलो 220 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 का होल स्क्वायर 4, 100 बटा 4 इज इक्वल टू ओनली 25 वोट, सिर्फ 25 वोट आएगा। और दूसरे में कितना आएगा? 25 वोट। तो टोटल सर्किट में दोनों बल्ब मिला के कितना पावर कंज्यूम करेगा? फॉर B2 क्या सिमिलरली मैं बोल सकता हूं P कंज्यूम तुम्हारा हो जाएगा 25 वोट? हाँ सर। तो टोटल सर्किट का, टोटल B1 एंड B2 दोनों का कितना हो जाएगा? टोटल 50 वोट आएगा। 25 वोट प्लस 25 वोट इज इक्वल टू 50 वोट पावर कंज्यूम होगा ओनली। सर 2 बल्ब लगाया था, इसका भी 100 वोट की क्षमता थी, इसकी भी 100 वोट की क्षमता थी, सिर्फ 50 वोट, दोनों मिला के सिर्फ 50 वोट। हाँ, सारा गेम यहां पे कहां है सर? आपने टोटल वोल्टेज ही दिया 220 वोल्ट दोनों के क्रॉस, तो दोनों आधा आधा बांट लेगा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा हाँ, अब मैं तुमको पढ़ाऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। अब मान लो कि मेरे पास 3 बल्ब है, एक बल्ब, इसी का कॉपी कर लूंगा मैं, चल भाई, दूसरा बल्ब, चल भाई, तीसरा बल्ब। 3 बल्ब है, समझ रहे हो? कितने बल्ब है? 3 बल्ब। और तीनों को कहां लगा दिया मैंने? एकदम सीरीज में। कहां लगा दिया? सीरीज में। पहला बल्ब का पावर है, रेटेड पावर है P1, रेटेड वोल्टेज है V। इसका रेटेड पावर है P2, रेटेड वोल्टेज है V। इसका रेटेड पावर है P3, रेटेड वोल्टेज है V। इन तीनों बल्ब को आइडेंटिकल बल्ब बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि तीनों बल्ब का जो पावर रेटेड है वो अलग अलग है, लेकिन तीनों का रेटेड वोल्टेज सेम है क्या? हां। क्यों रेटेड वोल्टेज मैंने सेम रखा? रेटेड वोल्टेज भी अलग क्यों नहीं रखा? इसका रीजन है क्योंकि इंडिया में सप्लाई ही 220 का है, एसी सप्लाई। हम तो डीसी पे समझ रहे हैं, एसी पे भी आगे पढ़ेंगे। तो सप्लाई ही 220 का है, तो मैन्युफैक्चरिंग सबका हम घर में ही करेंगे, घर में सप्लाई सेम है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सप्लाई वाला काम हम सेम रखते हैं। सप्लाई वाला काम, सप्लाई मतलब रेटेड वोल्टेज हम सेम रखते हैं, पावर अलग अलग होगा, ठीक है। और मान लो यहां पे सप्लाई मैंने V दिया, क्या इसमें टोटल पावर कंज्यूम ये P1 करेगा? पहला बल्ब नहीं। इस बल्ब B1, ये इसको मैं B1 बल्ब बोल देता हूं, ये B2 बल्ब बोल देता हूं, ये B3 बल्ब बोल देता हूं। इस B1 विल कंज्यूम P1? नो। इस B2 कंज्यूम P2? नो। इस B3 कंज्यूम P3? नो, क्योंकि सबका रेटेड वोल्टेज V है, तो V पर इतना करेगा। हम टोटल इन तीनों को मिला के V दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें V से कम आएगा, इसमें V से कम आएगा, इसमें V से कम आएगा। हाँ सर, मजा आ गया, फील आ गया इस बात का। ओके, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, V2, V3, वो V के बराबर आएगा क्या? हाँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V के आसपास आएगा, V के बराबर आएगा। मतलब हर एक में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो टोटल बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप से कम है, तो सारे ही कंज्यूम पावर कम करेंगे। सारे ही जो कंज्यूम पावर होगा, सारे का सारा का कंज्यूम पावर कम होगा, ये तो फैक्ट है। P1 मतलब पहले का जो कंज्यूम पावर होगा P1 से कम होगा, दूसरे कंज्यूम पावर P2 से कम होगा, तीसरे कंज्यूम पावर P3 से कम होगा। अब हम मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कुछ है R1, इसका रेसिस्टेंस हम निकाल पाएंगे? हाँ, इसका रेसिस्टेंस R3। तो अगर मैं टोटल पावर कंज्यूम लिखूं, टोटल पावर कंज्यूम,
तो टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है V, और टोटल रेजिस्टेंस को हमारे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। हाँ, तो P टोटल बराबर होगा V स्क्वायर बटा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना आएगा? यह आएगा सर V स्क्वायर, जो सप्लाई हमने दिया है इस दो पॉइंट के बीच में बैटरी का V, बटा R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या R1 हमें पता है? हाँ, हम इसके रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। R1 की वैल्यू बोलिए बेटा, V स्क्वायर बटा R1 की वैल्यू बोलो। तो R1 की वैल्यू होगी, यहां से R1 की वैल्यू होगी V स्क्वायर बाई P1। क्या होगा? V स्क्वायर बाई P1। R2 की वैल्यू बोल V स्क्वायर बाई P2। R3 की वैल्यू बोल V स्क्वायर बटा P3। तो PT बराबर, अच्छे से समझना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, V स्क्वायर बटा के V स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं? हाँ सर, तो बचेगा क्या? 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये V से V कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा टर्म एज इट इज यहां ले जाओ और PT को नीचे लाओ। ये पूरा टर्म यहां जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ये पूरा टर्म यहां आएगा तो क्या बचेगा? 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाई में जो है 1/P1 1/P2 1/P3 यहां जाएगा, इज इक्वल टू 1/P टोटल। ये है टोटल पावर कंज्यूम। जहां पे P1 P2 P3 एक्चुअल में कंज्यूम पावर है कि रेटेड पावर है? रेटेड पावर है। ये तीनों क्या है? P1 P2 एंड P3 आर रेटेड पावर। रेटेड पावर भाई, रेटेड पावर के टर्म्स में ही तो हमने रेसिस्टेंस लिखा था इसका। P1 P2 P3 एक्चुअल में पावर ड्रॉप नहीं। अगर एक्चुअल पावर ड्रॉप इसका होता कुछ, तो अब हम इसको जोड़ते एक्चुअल पावर ड्रॉप को, तो हम P1 प्लस P2 प्लस P3 लिख सकते थे डायरेक्ट। तो एक्चुअल पावर ड्रॉप तो हमें नहीं पता ना, अबे कितना होगा हम निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। एक्चुअल पावर इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना है, हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये फॉर्मूला सही है, इसका मैं विजुअलाइज करा दूं तुम्हें। मान लो दो ही बल्ब होता, एग्जाम्पल करता हूं, दो ही बल्ब होता फॉर टू बल्ब, तो 1/P कंज्यूम इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/P। सेम बल्ब फॉर टू सेम बल्ब, अगर सेम बल्ब लू फॉर टू सेम बल्ब, दो ही बल्ब है और सेम है, तो बताओ क्या होता पावर कंज्यूम? तो दो ही बल्ब है तो 1/P प्लस 1/P इज इक्वल टू 1/P टोटल। तो यहां से जब इसको जोड़ोगे तो 2/P आ जाएगा। तो P कंज्यूम इज इक्वल टू जो रेटेड पावर है बटा 2 आएगा, अगर दो ही बल्ब होता तो। मान लो दोनों का रेटेड पावर 100 है, तो 100 बटा 2 50 आएगा। ये सॉल्व करके दिखा दिया था तुम्हें मैंने, यहाँ पे टोटल 50 वाट। 100 वाट 100 वाट, देखो टोटल 50 वाट है। ये करके दिखा दिया था ना अभी मैंने, प्रूफ कर दिया ना, यहां से विजुअलाइज तो हो गया ना भाई तुम्हें। एक्चुअल में पावर ड्रॉप यहां पे P1 नहीं है, P1 से कम है, P2 से भी कम है, P3 से भी कम है। टोटल पावर ड्रॉप कितना होगा? टोटल पावर ड्रॉप होगा, अगर तुम डायरेक्ट रेटेड पावर से निकालोगे तो टोटल पावर ड्रॉप हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 3 रेसिस्टेंस लेंगे, और इन तीनों का रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट किस अक्रॉस V सप्लाई दिया है मैंने, तो पावर टोटल V स्क्वायर भी R इक्विवेलेंट को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू देखो बल्ब की रेसिस्टेंस है, बल्ब की रेसिस्टेंस हो जाएगी V स्क्वायर P1 V स्क्वायर P1 V स्क्वायर P2 V स्क्वायर P3, V कॉमन करके कट गया। 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू 1 टोटल पावर। ये कहानी है। अब इसमें एक और चीज कि मान लो एक बल्ब है, 2 बल्ब है, 3 बल्ब है, इसका रेटेड पावर है P1 वोल्टेज भी, रेटेड पावर P2 वोल्टेज भी, रेटेड पावर P3 वोल्टेज भी। इन तीनों में से ज्यादा कौन चमकेगा? जिसकी पावर ज्यादा है वो, या जिसकी पावर कम है वो। तो मान लो रेटेड वोल्टेज सप्लाई मैंने दिया V। अब इन तीनों में क्या सेम होगा? अगर मैं देखूं करंट सेम होगा, अगर सेम की मैं बात करूं, इन तीनों में क्या सेम होगा? वोल्टेज सेम ड्रॉप होगा कि करंट? तीनों का पावर अलग अलग है। ये P1 है V1 है, ये P2 है V है, ये P3 है V है। तो तीनों सीरीज में लगा होने से तीनों में करंट सेम जाएगा, आई सेम। अगर मैं यहां पे कंज्यूम पावर का फॉर्मूला लिखूं, P कंज्यूम, क्या P कंज्यूम को I स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब भी लिख सकते हैं? अरे पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर भी R है, मुझे पता है। हम पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर भी R कब यूज करते हैं? जब हमें सर सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज दिया हो तब। अब मान लो कि मुझे दिया है करंट,
तो करंट के टर्म्स में क्या यूज करूंगा? अच्छा भाई सवाल कर ले, छोड़ तू रहने दे, एक सवाल कर ले, सवाल कर ले। एक बल्ब है 100 वोल्ट 220 वोल्ट, करंट जा रहा है 4 एंपियर। बताओ कंज्यूम पावर इन अ बल्ब। कर ले ना, सवाल कर ले। कंज्यूम पावर इन अ बल्ब निकालो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो क्या करोगे? तो सर पी कंज्यूम हम लिखेंगे, पी कंज्यूम हम लिखेंगे आई स्क्वायर, जो करंट जा रहा है उसका स्क्वायर, इनटू बल्ब इज नथिंग बट रेसिस्टेंस, तो इसका रेसिस्टेंस मान लो आर ऑफ बल्ब, आर ऑफ बल्ब। तो आई स्क्वायर और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को लिखोगे वी रेटेड का होल स्क्वायर बटा पी रेटेड, ये आएगा सर। आई बोलो सर 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई रेटेड वोल्टेज कितना है 220, 220 का होल स्क्वायर बटा रेटेड पावर कितना है 100 वाट, 100 वाट। 4 का होल स्क्वायर 16 गुना 220 गुना 220, क्योंकि 220 का होल स्क्वायर है, बटा 100। 1 0 से 1 0 ये कटेगा, 1 0 से 1 0 ये कटेगा, तो 16 गुना 22 गुना 22 ये आएगा। तो भाई यहां पे बल्ब इन अ सीरीज हमने लिया है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप को कंपेयर करना हो या मुझे पावर को कंपेयर करना हो, भाई सिंपल सी बात है, हम क्या सेम मान सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप सेम है कि करंट सेम है? सर करंट सेम है, ठीक है। तो कंज्यूम पावर को हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर। हाँ सर, तो कंज्यूम पावर तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब आएगा। हाँ सर बिल्कुल आए, करंट सब में तो सेम है, करंट सब में सेम है, ठीक है। और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को कम लिखूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा? रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है पी रेटेड का होल स्क्वायर बटा वी रेटेड, सॉरी रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है वी रेटेड का होल स्क्वायर बटा पी रेटेड। अब बताओ वी रेटेड जो रेटेड है, रेटेड वाला वो भी सेम है सबका। हाँ, तो कंज्यूम पावर, कंज्यूम्ड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर है। हां, कंज्यूम पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, मतलब जिसका पावर रेटेड सबसे ज्यादा वो सबसे डिम चमकेगा, और जिसका रेटेड पावर सबसे कम है वो सबसे तेज चमकेगा। सर नहीं आया समझ? नहीं आता पहली बार में समझ। इसको मैं दूसरे मेथड से कराऊं, सेकंड मेथड यूज करूं, सेकंड मेथड। हाँ सर सेकंड मेथड यूज करो, हमें तो ऐसे ही यूज करके दिखाओ। वी पी कंज्यूम कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी सप्लाई का होल स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, इससे करके दिखाओ सर, हमको समझ नहीं आता। जो कंज्यूम पावर होगा वी स्क्वायर, वी एस का होल स्क्वायर बटा आएगा, इससे करके दिखाओ। चलो करके देते हैं। एक बात बताओ, यहां का जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो कितना होगा? सर सप्लाई वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2, ये रेसिस्टेंस R3, तो जो इसमें वोल्टेज सप्लाई होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो भी होगा V1 V2 V3, इसका जो ड्रॉप वोल्टेज होगा वो होगा V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से वोल्टेज ड्रॉप जो इसमें होगा, ड्रॉप वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से R के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि तुम कुछ भी करो सीरीज में तो करंट तो सेम जाएगा। मैं यहां पे अगर लिखूं V1 तो क्या लिखूंगा? IR1, V2 IR2, V3 IR3, करंट सेम है। करंट क्या है? सेम है। तो जो ड्रॉप वोल्टेज है, जो एक्चुअल में ड्रॉप हो रहा, जो सप्लाई मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। हाँ, किसका R? अरे जो बल्ब लगा है बल्ब का R। तो V सप्लाई या V ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R यहां पे लिखोगे तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब का स्क्वायर होगा, हाँ, बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कटेगा, P कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की वैल्यू लिखोगे तो ये होगा V रेटेड का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। P रेटेड, अब V रेटेड तो सबका सेम है, सबका V रेटेड तो V लिखा है, तो जो P कंज्यूम होगा, कंज्यूम्ड होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड होगा। सर इससे भी समझ में आ गया। तीसरा मेथड बताता हूं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। थर्ड मेथड, फील करो,
हाँ सर फील कराओ, क्या पता वो काम कर जाए। सुनो एक बात बताओ, अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस उसकी उतनी कम होती है जिसका रेटेड पावर सबसे ज्यादा हो। अब जिसका रेटेड पावर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रेटेड पावर मान ले P1 है, P2 कम है, P3 कम है, सबसे ज्यादा रेटेड पावर P1 है, तो जिसका रेटेड पावर सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम आएगी। ये तो फील कर चुका है, रेजिस्टेंस सबसे कम है ये। अब जब इसमें पावर लिखेगा तो करंट के फॉर्मूले से लिखोगे क्योंकि करंट सब में सेम जा रहा है कंपेयर करने के लिए, तो I स्क्वायर R। हाँ सर, P1 का रेजिस्टेंस सबसे कम है तो सेम करंट के हिसाब से पावर कंज्यूम इज इक्वल टू I स्क्वायर R। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है क्या उसमें पावर कंज्यूम सबसे कम होगा? हाँ, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है क्योंकि सबसे ज्यादा पावर है। रेजिस्टेंस सबसे कम तो पावर कंज्यूम सबसे कम। किस में? जिसका रेटेड पावर सबसे ज्यादा है, जिसका रेटेड पावर सबसे ज्यादा है। तीन अलग अलग तरीके से मैंने आपको फील कराने की कोशिश करी है, आपको कितने तरीके से फील आया बता देना एक बार। तो सर इसके मतलब से अगर आप सवाल करो 3 बल्ब 40 वाट 60 वाट एंड 100 वाट करेक्ट आर अरेंज इन सीरीज विद 220 वोल्ट। अब इसमें रेटेड वोल्टेज नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट आप सेम मान लोगे। विच बल्ब हैज मिनिमम रेसिस्टेंस सिर्फ रेसिस्टेंस पूछा है, 100 वाट का रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। क्या बकवास सवाल है, चमक की सवाल पूछो। 3 इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस अ EMF टुगेदर dissipate 100 watt of power. What will be the power dissipated if the same resistor are consumed in parallel across the 3? अभी पैरेलल पढ़ाऊंगा। ये देख, in household individual power of the two elements are 100 watt and 150 watt. Effective power of their series combination will be, individual of two elements are 100 volt and 150 watt. इन हाउस इंडिविजुअल पावर ऑफ द एलिमेंट्स आर, इन हाउस छोड़ो, इंडिविजुअल पावर जो रेटेड है ना, रेटेड लिखता हूं यहां पे मैं, पैरेलल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा घर का वाला बात। घर में कौन सा कॉम्बिनेशन से वोल्टेज सप्लाई होता है? पैरेलल। रेटेड इंडिविजुअल पावर ऑफ एलिमेंट आर 100 वॉट, रेटेड इंडिविजुअल पावर ऑफ द एलिमेंट्स आर 100 वॉट एंड 150 वॉट। इफेक्टिव पावर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन 1/P कंज्यूम इज इक्वल टू 1/P रेटेड, 100 प्लस 1/85 ही आएगा। अगर यहां पे 300 एलसीएम लोगे तो 100 गुना 3 3 आएगा, ये 2 आएगा, मतलब 300/5, 5 छक 60 वॉट इज योर करेक्ट आंसर। 60 वॉट इज योर करेक्ट आंसर, समझ रहे हो? इफ टू बल्ब ऑफ पावर 60 वोट एंड 100 वोट रिस्पेक्टिवली ईच रेटेड 110 वोट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सप्लाई 220 वोल्ट, देन फ्यूज का तो समझाऊंगा अभी, रुक जा। मैं जो सवाल ढूंढ रहा हूं मुझे क्यों नहीं मिल रहा, बता क्यों नहीं मिल रहा जो मैं सवाल ढूंढ रहा हूं? कोई बात नहीं, लिख लेता हूं। क्या यार, जो सवाल ढूंढ रहा हूं मिल ही नहीं रहा। मान ले 3 बल्ब है, 100 वॉट 220 वोल्ट, 50 वॉट 220 वोल्ट एंड 25 वोल्ट 220 वोल्ट, और सप्लाई कर दिया मैंने 220 का। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? मान लो बेटा ये है B1, यह B2, यह B3। सबसे ज्यादा चमक किस में होगी? चमक सबसे ज्यादा चमकेगा B3। V3 की चमक ही अलग होगी, और सबसे कम चमकेगा आपका 100 वाट। अच्छा एक काम कर, तुम्हें ज्यादा मजदूरी करने का शौक है तो एक और काम कर। सर क्या? एक बात बता, अगर मैं इसकी रेसिस्टेंस को R मानता हूं तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? 2R। ना इसकी रेसिस्टेंस को R मानता हूं, मान ले केस मानता हूं, इसका R मान लेता हूं मैं, एज्यूम कर लेता हूं, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? 2R। उसका रेसिस्टेंस कितना होगा? 3R। करके देख ले। पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पावर जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना कम, तो रेसिस्टेंस पावर जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा, पावर जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा, तो पावर आधा तो रेसिस्टेंस डबल, पावर 1/4 तो रेसिस्टेंस 4 गुना, ये 4R होगा, सॉरी 4 गुना 4R, R 2R एंड 4R होगा। अब एक काम कर, करंट निकाल ले, और करंट निकालने का सबका पावर देख, तो सबसे कम पावर इसमें कंज्यूम होगा, सबसे उसके ज्यादा हिस्सा, सबसे ज्यादा इसमें पावर कंज्यूम होगा। सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? सबसे ज्यादा चमकेगा आपका 25 वॉट। तुम एक बार कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरा, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का थोड़ा फील लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फील तुम खुद सोचो कि मान लो एक बल्ब है, ये इसको मैंने
इस V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया ऐसे, पावर कंज्यूम सॉरी रेटेड पावर P1, रेटेड वोल्टेज भी, यहां पे V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। बताओ ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? सर बैटरी V वोल्ट की, इसका भी रेटेड वोल्टेज भी, तो P1 पावर कंज्यूम करेगा, तो सिंपल है सर। अब एक और बल्ब मैंने लिया, एक और बल्ब लिया, इसका पावर है P2, रेटेड वोल्टेज है V। अब ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा? सर P2। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बैटरी के क्रॉस हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप तो इसमें V ही होगा, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। अब मान ले तीसरा बल्ब ऐसे जोड़ दिया, ये P3 और ये V, इसमें कंज्यूम पावर कितना होगा? सर P3 होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो वास्तविकता में एकदम फालतू कॉम्बिनेशन है। क्यों? ये तो फील वाली बात है कि भाई इस बल्ब के दोनों एंड के क्रॉस मैंने कितना वोल्टेज सप्लाई किया? V। रेटेड वोल्टेज कितना है? सीधा V। तो इसमें कंज्यूम पावर कितना होगा? सर P1, रेटेड के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर है, यहां P2 यहां पे P3। तो कंज्यूम्ड पावर यहां पर जो टोटल अगर हम सर्किट का निकाले तो कितना होना चाहिए? सर P1 प्लस P2 प्लस P3। और इसको तुम ड्राइव भी कर सकते हो, मान लो यहां पर रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, तो ड्राइव भी कर सकते हो और करके निकालो ये, और फील आया तो बता दे यस सर पैरेलल का भी फील है। चलो ठीक है बेटा, कल तुमको ना असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा पक्का 200%, है ना। और आज का लेक्चर ये भी खत्म करते हैं, ज्यादा लोड नहीं देता हूं तुम्हें, या तो आज देख लेना या आधा आज देख लेना, थोड़ा कल देख लेना, मजा आए तो पूरा देख लेना।